मिनार्की यानी कि पीरियड, फर्स्ट पीरियड बच्चों का जब स्टार्ट होता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर बच्चे का वेट ज़्यादा होता है गर्ल का, तो उसकी वजह से भी अर्ली प्यूबर्टी के चांसेस होते हैं। जिन गर्ल्स का वेट ज्यादा होता है उनको प्यूबर्टी के चांसेस, उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। ऐसा नहीं है कि हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट बढ़ती है। आयुर्वेद में व्यवस्थापन बताया गया है, कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत है। ऐसा आयुर्वेद में मेंशन्ड है। और ये प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपको पीरियड्स के एक हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले कॉन्स्टिपेशन होता है ना, पोस्टमार्टम लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है। तो पोस्टमार्टम जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो इसमें जो आयुर्वेद में मेंशन्ड है, हम बहुत ज़्यादा पिल्स वगैरह तो नहीं बोलते हैं। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में क्या डिफरेंस है? मेनोपॉज वेलकम टू देवरे टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट नेहा जैन और आज हम एक बार फिर से एक एपिसोड लेकर आए हैं आयुर्वेद पर। लास्ट एपिसोड में हमने आपके साथ बहुत सारी बातें की थी आयुर्वेदा के डिफरेंट सीजन्स में किस तरह से आयुर्वेदा रेमेडीज को हम यूज कर सकते हैं। एंड वेलकम वंस अगेन। थैंक यू नेहा फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। आज हम बात करते हैं, जैसे आपने बोला, वुमेन हेल्थ के बारे में। तो यस, बताइए हम किस तरह से स्टार्ट करें। तो मैम हमारी ऑडियंस को बताइए कि आयुर्वेदा में जो विमेन की लाइफ साइकिल होता है उसमें किस तरह से कौन कौन सी स्टेजेस को बताया गया है। एग्जैक्टली मैं बात करती हूँ। देखिए, जो वुमेन्स हेल्थ है या वुमेन्स का जो लाइफ स्पेन है, आयुर्वेद में उसे डिफरेंट टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। जैसे नंबर 1 सबसे जो प्री प्यूबर्टी वाला स्टेज है उसे बोला गया कुमारी, जो ये बाल्यावस्था बोला गया। जब फिर उसके बाद मेनार्की, जब एक बार बच्चों की स्टार्ट हो जाती है, गर्ल्स की स्टार्ट हो जाती है, वहां से लेके जब तक उनकी गर्भावस्था अगर वो अटेन करती हैं तो वो कुमारी अवस्था कहलाती है, यानी कि मेनार्की से लेके गर्भावस्था तक। और जब एक फिर वुमेन्स के लाइफ में एक स्टेज आती है जिसे बोला जाता है गर्भावस्था, जब वो प्रेगनेंसी के बाद जो स्टेज आती है दैट इज कॉल्ड एज सुतिका परिचर्या, जिसको हम पोस्ट प्रेगनेंसी वाला स्टेज बोलते हैं। देन कम्स द मीनोपॉजल या पेरीमेनोपॉजल फेज, फिर आती है वृद्धावस्था। इस तरह से डिफरेंट टाइप की कैटेगरी है जिसमें वुमेन्स का लाइफ स्पैन को हम डिवाइड आयुर्वेद में किया गया है। तो मैम आपने डिफरेंट स्टेजेस बताया, तो हम स्टार्ट करते हैं बाल्यावस्था से। तो उस स्टेज में क्या क्या ध्यान रखने वाली चीजें होती है। बाल्यावस्था एक जैसे बॉयज की नॉर्मल अवस्था है उसी तरह से गर्ल्स के लिए भी रहता है। चेंजेस जब आते हैं दैट कम्स फ्रॉम प्यूबर्टी, जब बच्चों में, गर्ल्स में मिनार्की यानी कि पीरियड, फर्स्ट पीरियड बच्चों का जब स्टार्ट होता है, वहां पर गर्ल्स एंड बॉयज का डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, हार्मोन्स अलग तरीके से रिलीज होते हैं। आजकल जो देखा जाता है दैट इज की जो बच्चों का मिनार्की है, दैट इज द फर्स्ट पीरियड, वो काफी जल्दी होने लगा है। वो हमारा रीजन है उसका बिकॉज ऑफ द इनकरेक्ट लाइफस्टाइल, जो खाने में जंक फूड का ज्यादा यूज हो गया है, इवन स्क्रीन ज्यादा बच्चे देखने लगे हैं, फोन्स का ज्यादा स्टार्ट हो गया है। तो वहां पर इस वजह से जो बच्चों का पिवर्टी है दैट कम्स अर्ली, वो जल्दी हो गया है ये, लेकिन गलत है, ये नहीं होना चाहिए ऐसा। इससे बच्चों का स्ट्रेस थोड़ा सा बढ़ जाता है। बच्चों को एक प्रॉब्लम लाइक मंथली प्रॉब्लम तो फील होता ही है, जो कि जो पहले 13-14 ईयर्स में होता था। अभी लास्ट मेरे पास एक बच्ची आई थी, शी स्टार्ट हैविंग पीरियड फ्रॉम द 8th, मतलब जब वो केवल 8 साल की थी। तो मतलब शी डजंट नो कि कैसे कैरी करना है सब कुछ। तो ये वाली काफी डिलेमा वाली सिचुएशंस हैं। तो इसमें जरूर माताओं को, फीमेल्स को, मदर्स को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को कैसा खान पान देना है। हाँ, यहाँ पर जरूर है कि बच्चों का जो डाइट है, गर्ल्स का या स्पेशली बॉयज का, सबका ही बोलूंगी कि वो बाल्यावस्था से ही हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जब बच्चा 8-9 साल का हो रहा है तब हम उसको बोले, लेकिन फ्रॉम द वेरी अर्ली स्टेज, जब बच्चा 3-4 साल का है, जब भी हमें उसको जंक फूड कम से कम देना है, उसको खान पान का ध्यान रखना है। तो इससे प्यूबर्टी कहीं ना कहीं डिले हो जाती है। इसी तरह से प्यूबर्टी के बाद जो बच्चों का जो फीमेल्स में स्टाइल आता है दैट इज गर्भावस्था हम बोलेंगे। तो मैंने प्यूबर्टी के बारे में सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर बच्चे का वेट ज़्यादा होता है गर्ल का, तो उसकी वजह से भी अर्ली प्यूबर्टी के चांसेस होते हैं। ये रियलिटी है। ये रियलिटी है, ऐसा देखा जाता है। बिकॉज जिन गर्ल्स का वेट ज्यादा होता है उनको प्यूबर्टी के चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। देखिए, रीजन क्या होता होगा इसके बिहाइंड? जो बच्चे जिनका वेट ज्यादा है, ऑब्वियसली वो फिजिकल एक्टिविटी उनकी कम होती होगी, या फिर वो डाइट में कुछ ऐसा लेते होंगे, जैसे जंक वगैरह ज्यादा लेते होंगे, जिससे प्यूबर्टी ऑनसेट जल्दी होता है। अच्छा। तो ऐसा यूजुअली प्रैक्टिकली भी देखने में आता है। तो हमें बच्चों को समझाना है, उनको फिजिकल एक्टिविटी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पढ़ाई।
आजकल क्या होता है ना, पेरेंट्स स्टडीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन व्हाट आई फील बच्चों को स्टडीज पे के साथ साथ दैट फिजिकल एक्टिविटी उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, या ओके। उसके बराबर का ही इम्पोर्टेंस है। हमें दोनों चीजों पे बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। हम्म। तो तो इतना अर्ली प्यूबर्टी है तो पेरेंट्स को मतलब एक जंक फूड तो हो गया कि अलग मतलब वो तो लेने ही नहीं चाहिए या उसको डाइट में बहुत अवॉइड करना चाहिए, बट उसके साथ आप और क्या सजेस्ट करोगे जो मतलब अर्ली 4-5 साल की एज से गर्ल्स को देना शुरू कर? ये राइट। देखिए इसमें क्या है ना, जो हमें मिल्क है, बच्चों को जो दूध हम दे रहे हैं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को या जो गाय हैं या भैंस हैं, अगर उनको इंजेक्शन लगा के ऑक्सीटोसिन वगैरह का इंजेक्शन लगा मिल्क अगर हम पिलाते हैं, तो बहुत बड़ा रीजन है जिससे बच्चों को प्यूबर्टी जल्दी अटेन हो रही है। तो इसमें हमें जो गाय हैं उसका प्योर हमें देना चाहिए, कि बच्चों को जो मिल्क है उस पर बहुत फोकस करना चाहिए, दैट शुड बी वेरी प्योर। सेकेंड, जो मुझे लगता है एक रीजन बच्चों का प्यूबर्टी ज्यादा जल्दी होने का, दैट इज बच्चों का लेट नाइट स्लीपिंग। जो बच्चों का रात को हाँ, सोने का रात टाइम है को ना, टाइम। दैट इज वेरी रॉन्ग। पता है क्या, पेरेंट्स क्या है खुद से देर से सोते हैं, एंड जब पेरेंट्स नहीं सोएंगे तो बच्चे कैसे सोएंगे? कैसे सोएंगे? तो वो बहुत बड़ी रीजन है। न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। पहले जब दादी दादा लोग साथ में रहते थे ना, तब एक टाइम होता था कि बच्चे जल्दी सो जाते थे। वो सब चीजें नहीं है, तो जिसकी वजह से भी एक रीजन है कि प्यूबर्टी जल्दी हो रही है। तो हमें बच्चों का अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हर घर में फॉलो होना ही चाहिए। पर आजकल करता करते नहीं है, 10 बजे तो खाना खाते हैं मोस्टली राइट घरों में, राइट है 9-10 ना। बजे तो ऐसे बहुत तो। ज्यादा इससे बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि 10 बजे खाना खाना, जो आपने बात बोली ना नेहा, दैट इज अगेन वेरी रॉन्ग थिंग। हमें रात का, इससे आपका ना पूरा रिदम बिगड़ जाता है। आयुर्वेद में बोला गया है कि रात का खाना हमें जल्दी खाना ही है, 7 o'clock तक। अगर ये हैबिट, छोटी सी हैबिट हम लोग फॉलो करेंगे ना, बच्चे ऑटोमेटिकली फॉलो करेंगे। पेरेंट्स लेट नाइट आते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, फिर अब सबको लगता है कि चलो एक फैमिली एक मील मील तो हो जाए एक साथ साथ, में हो जाए, हाँ। लेकिन वो कॉन्सेप्ट गलत है। हेल्थ को प्रायोरिटी रख के अगर हम कोशिश करें कि रात का मील ना करके हम मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट या सैटरडे संडे साथ में खा लेंगे, लेकिन रात का लेट नाइट सोना, रात का लेट नाइट मील खाना, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है, चाहे वो फीमेल्स हो, मेल्स हो, या कोई भी हो। और किड्स में ये बहुत देखा किड्स में गया है। बहुत कॉमनली देखा जा रहा है। एक ड्यूरेशन भी बताते हैं ना कि आपकी बॉडी एक मतलब 11 बजे से लेके कुछ एक टाइम ड्यूरेशन होता है कि उस टाइम पे कुछ हार्मोन्स रिलीज करते हैं, राइट। तो उसके बारे में क्या? यस। देखिए जो हमारा रात का जो एक रिदम होता है, सर्केडियन रिदम जिसको बोलते हैं, रात के 10 बजे के बाद आपका जो हमारा नाइट का जो पैटर्न है ना, बॉडी गुड हार्मोन्स रिलीज करती है। हमारी बॉडी जो है वो हार्मोन्स रिलीज करती है जो हमारी बॉडी को एक स्मूथ रिदम के लिए चाहिए। अगर आप उस समय जग रहे हो ना, तो हार्मोन्स रिलीज ही नहीं होंगे, तो आपका पूरा सिस्टम खराब हो गया, नेक्स्ट से आपका खराब जाने वाला है। आपकी बॉडी से स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे, कंपैरेटिवली आपकी बॉडी में जो गुड हार्मोन्स या फील गुड हार्मोन्स होने चाहिए ना, वो रिलीज नहीं होते हैं। बच्चों का लर्निंग पावर कम हो जाता है, मेमोरी कम हो जाती है, फोकस कम कर पाते हैं पढ़ाइयों पे। तो भले ही मैं कहती हूँ बच्चों को जल्दी सुलाइए, बिकॉज देट आर द फ्यूचर जनरेशन, वो आपका नेक्स्ट भविष्य है। अगर बच्चे जल्दी नहीं सोएंगे तो उनका पूरा सिस्टम खराब होगा। दैट इज द मेन थिंग। हमेशा से ये माना जाता है कि गर्ल्स के जब पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, फर्स्ट पीरियड के बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, तो ये क्या मिथ है या रियलिटी है? हाँ देखिए नेहा, प्रैक्टिकली जो हम अपने क्लिनिक्स में देखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि हाइट नहीं बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, पीरियड्स के बाद भी हाइट बढ़ती है, बट लेकिन कहीं ना कहीं उसका स्पैन, जो उसका ग्राफ अगर ऐसे जा रहा होता है तो थोड़ा सा स्लैंट होता है, उतना स्पीडीली नहीं बढ़ता। लेकिन क्या ध्यान दें जिससे कि हम उसे इम्प्रूव कर सके, तो एक यहाँ पर मैं एक रेमेडी बताऊंगी, एक सीड्स होते हैं वो बताऊंगी, दैट इज कॉल्ड एज चंद्रशूर। चंद्रशूर अपने आप में बहुत ही न्यूट्रिएंट सीड्स है। अगर बच्चे उनका एक एक चम्मच सुबह शाम गाय के दूध के साथ उसका सेवन करेंगे ना, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन, दे आर वेरी रिच इन आयरन, वेरी रिच इन कैल्शियम। तो अपने आप में वो सुपर पावर है, खास तौर से हाइट बढ़ने के लिए या ग्रोथ। एक चीज मैं बताती हूँ यहाँ पर, अगर आप चंद्रशूर के सीड्स को ऐसे सॉइल में डाल दोगे ना, मिट्टी में डाल दोगे, 2-3 दिन बाद ही वो स्प्राउट हो जाते हैं। अच्छा, मतलब वो ऐसे सीड्स हैं जिनका ग्रोथ जो है ना बहुत जल्दी होता है। तो यही चीज हमारी बॉडी में भी, कि वो हमारी ग्रोथ हार्मोन्स को हमारी बॉडी के अंदर वो रिलीज करते हैं। तो चंद्रशूर का सीड्स का सेवन जरूर करना चाहिए, खास तौर से गर्ल्स को जिनका प्यूबर्टी स्टार्ट हो गया, थोड़ा वार्म होते हैं तो पोस्ट प्यूबर्टी ही हम बोलते हैं स्टार्ट करें, लेकिन दे वेरी हेल्प, लाइक दे वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और उससे हाइट ग्रोथ होता है। मखाने हो गया, सेसमे सीड्स हो गया, ये सारी वो चीजें हैं जो हमारी बॉडी में जाके गुड हार्मोन्स को रिलीज करती है, और पावर हाउस एक तरह से बोल सकते हैं, पावर फूड्स हैं, तो जरूर लेना चाहिए, उससे हाइट आपका बढ़ेगा।
और क्या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब पीरियड्स के दौरान या उससे आगे पीछे, क्योंकि छोटे बच्चों को जब स्टार्ट होता है ऑब्वियसली उनको नॉलेज भी नहीं होती है, सेकंड वो पेनफुल बहुत रहता है। राइट। देखो आजकल जो टीवी में एडवर्टाइजमेंट्स दिखाते हैं ना, जितने भी चाहे सैनिटरी नैपकिन के हो क्या हो ना, उसमें दिखाते हैं कि आप फर्स्ट सेकंड डे भी एक्सरसाइजेस करो या जंपिंग करो, लेकिन ऐसा गलत है। वेरी फर्स्ट सेकंड डे ऑफ पीरियड्स बच्चों को रिलैक्सेशन स्टेट में रहना चाहिए, उन्हें रेस्ट करना चाहिए। आयुर्वेद में लिखा है रजस्वला। रजस्वला मीन्स वो चर्या या वो फीमेल्स जो ड्यूरिंग पीरियड्स होती हैं, दे आर कॉल्ड एज रजस्वला। और उनको प्रॉपर एक रेजिम बताया गया है कि उनको क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। तो जो फीमेल्स हैं ड्यूरिंग पीरियड्स, उनको एक तो फिजिकल एक्टिविटी मिनिमल करनी चाहिए। और आपने देखा होगा हमारे जो नानी दादी लोग होते थे, वो इवन किचन में नहीं जाना है, इस तरह की चीजें फॉलो करवाते थे। लेकिन उसका मेन मकसद अगर हम समझें, दैट इज बिकॉज उनको इसलिए ऐसा रहता था कि उनको रेस्ट मिल जाए, फीमेल्स को रेस्ट मिल जाए। कॉन्सेप्ट ये था, लेकिन उसे गलत तरीके से लिया गया कि ये मिथ है या मिसकंसेप्ट वो है। बट रीजन मुझे तो यही फील होता है कि कहीं ना कहीं फीमेल्स को रेस्ट मिल जाए, शुद्धता की यस, इसीलिए। एंड तो हमें बच्चों को ये समझाना है, पहले 2-3 दिन जितना रेस्ट कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। देखो क्या होता है ना, जो फ्लो है ब्लड का वो नीचे की डायरेक्शन में होता है। अगर हम कुछ भी काम ऐसा करेंगे जिससे कि जंपिंग कर रहे हैं या कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, तो रेट्रोग्रेड फ्लो हो जाता है। रेट्रोग्रेड मतलब जो ब्लड नीचे आना चाहिए वो बैकवर्ड फ्लो हो जाता है, जिससे आजकल जो एक बहुत कॉमन डिजीजेस हैं जो हमें देखने में मिल रही है, दैट इज एंडोमेट्रियोसिस। जैसे आपने पहले सुना होगा पीसीओडी एक बहुत कॉमन डिजीज थी, इसी तरह से आजकल एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है। और उसका जो सबसे बड़ा रीजन है ना, वो यही है कि ड्यूरिंग पीरियड्स अगर फीमेल्स ओवर एक्सरसाइजेस करेंगी, ओवर कुछ ऐसा करेंगी जिससे ब्लड का फ्लो बैकवर्ड हो जाएगा ना, तो प्रॉब्लम होनी है। उसमें क्या होता है, जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियम जिसे बोलते हैं, वो इधर उधर ग्रो करने लगती है। बहुत पेनफुल पीरियड होना, या फिर इवन जब मैरिज के बाद कंसेप्शन में प्रॉब्लम होना, ये सब चीजें देखने में आती है। तो हमें शुरू से बच्चों को समझाना है ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड डे ऑफ पीरियड्स बच्चों को रेस्ट करना है। इवन कुछ जगह तो मैंने सुना है, कुछ स्टेट्स में इंडिया में ही फर्स्ट सेकंड डे ऑफ पीरियड बच्चा छुट्टी ले सकता है, ऐसा है, स्कूल से छुट्टी ले सकता है, उसमें उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे वेलनेस के लिए ही है, इसको फॉलो करना चाहिए। और मतलब डाइट में क्या क्या ऐड करना चाहिए, क्या हटाना चाहिए? हाँ यस, देखिए डाइट में ड्यूरिंग पीरियड्स लाइट डाइट, जितना इजीली डाइजेस्टेबल हमारा डाइट होगा, खिचड़ी, मूंग की दाल, दलिया। हमें आइसक्रीम्स बिल्कुल नहीं, हमें दही बिल्कुल नहीं, ठंडी चीजें टोटली अवॉइड करें। दही भी नहीं, सर्दियों में भी दही बिल्कुल भी नहीं। देखिए उसमें ना क्या होता है, आजकल कॉमनली हम देखते हैं बल्कि यूट्रस का प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है। यूट्रस आपका ओवरसाइज दिखता है या स्वेलिंग दिखती है, कहीं ना कहीं उसमें वो भी रीजन यही है कि आप ड्यूरिंग पीरियड्स अगर बहुत ठंडी चीजें, खट्टी चीजें, अचार खा रहे हैं या कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो नहीं खानी चाहिए, तो आपकी प्रॉब्लम करेगा। तो इन शॉर्ट, आपको जो खाना है ड्यूरिंग पीरियड, दैट इज लाइट एंड इजिली डाइजेस्टेबल डाइट आपको लेना है। बट क्रेविंग्स तो होती है, मैगी, यस, क्रेविंग्स होती हैं, कहीं ना कहीं वो हार्मोन्स कुछ हमारे ऐसे रिलीज होते हैं, तो आपको उस समय अगर हम क्रेविंग्स हो रही हैं, सूप्स पी सकते हैं आप, टोमेटो सूप पीजिए या मिक्स वेजिटेबल सूप पीजिए, वो कहीं ना कहीं आपके क्रेविंग्स को भी शांत करेगा और आपको गुड फील देगा। गार्लिक का आप सूप पी सकते हैं, इवन हॉट एंड सोर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उससे सॉसेस से हाँ, थोड़ा सा क्रेविंग्स खत्म हो जाती है। और क्या चीज? एक चीज और, अगर हम बोले लोग दूध पीने के लिए मना करते हैं, गर्म दूध पिया जा सकता है, गाय का गर्म दूध पिया जा सकता है। सिकाई करने के लिए बोलिए, सिकाई मीन्स आपको हॉट वाटर बैग, हल्का सा एब्डोमेन पे कैस्टर ऑयल लगाएं एंड देन हॉट वाटर बैग ले नेवल पे के आसपास रखें। पीरियड स्मूथ होंगे, यूट्रस का लाइनिंग अच्छे से क्लीन होगा, पता नहीं चलेगा, तो वो चीज कर सकते हैं। और मतलब पीरियड्स के जो आसपास का जो ड्यूरेशन होता है ना, उसमें कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत बहुत है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा आयुर्वेद में मेंशन्ड है। और ये प्रॉब्लम है, मतलब अगर आपको पीरियड्स के 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ता पहले कॉन्स्टिपेशन होता है ना, तो उन फीमेल्स को पीरियड्स में क्रैम्प्स ज्यादा होना, दर्द ज्यादा होना कॉमनली देखने में आता है। तो हमें कॉन्स्टिपेशन तो रहने ही नहीं देना। तो हम क्या बोलते हैं, अगर ऐसा रहता है तो आप 1 गिलास गर्म दूध में थोड़ा कैस्टर ऑयल डाल के पीजिए पीरियड्स के 1 हफ्ता पहले से, या देसी घी डाल के भी पी सकते हैं। तो इससे आपका जो कॉन्स्टिपेशन है ना, वो रिलीज होगा। एंड सेकेंड, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं हो रहा है ना, तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम खत्म। तो बच्चों को आपको पूछना है कि आपको बच्चों को कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा। मदर्स को ध्यान देना है कि बच्चों को उन दिनों में कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा, उससे 1 हफ्ता पहले कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीजों पे ध्यान देना होगा।
और वो कैस्टर ऑयल नेवल पे भी लगाने से भी हाँ, बहुत यस रिलीफ यस मिलता यस, है। नेवल पे वो कैस्टर ऑयल लगाने से भी बहुत आराम मिलता है। ये तो हमारा अर्ली प्यूबर्टी वाला स्टेज हुआ, उसके बाद की नेक्स्ट स्टेज कौन सी होती है? नेक्स्ट स्टेज जो आता है दैट कम्स द गर्भावस्था। गर्भावस्था इज द प्रेगनेंसी स्टेज। तो इसके लिए भी आयुर्वेद में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है। देखिए, अगर हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, जैसे हम सिंपल एक फ्रिज खरीदने जा रहे हैं अपने घर का लिए, या हम एक एसी खरीदने जा रहे हैं, तो थोड़ा आपस में प्लानिंग करते हैं कि कौन से ब्रांड का लेना है, थोड़ा सर्च करते हैं। तो इसी तरह से आप अपने घर में किसी को लाइफ टाइम, यानी आप प्रोजेनी को, नेक्स्ट जनरेशन को आमंत्रित कर रहे हो, बुला रहे हो, तो उसके लिए वेरी लाइक प्री प्लानिंग होनी चाहिए। मतलब बेबी शुड नेवर बी की अनप्लान्ड, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो उसके लिए हस्बैंड को, वाइफ को, दोनों को प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए। और उसके लिए क्या करना चाहिए, मैं बोलूंगी हर एक को, जो भी नेक्स्ट जनरेशन या हमारी कपल्स हैं, जिनको न्यूली मैरिड कपल्स है, उनको अपनी बीज शुद्धि करानी चाहिए। वो क्या होता है, बीज शुद्धि मीन्स जो फीमेल्स का ओवम है, मेल्स का स्पर्म है, उसका डिटॉक्सिफिकेशन के लिए बीज शुद्धि, हम इसको आयुर्वेद में बोला गया है। मतलब पंचकर्मा के थ्रू बीज शुद्धि पॉसिबल है। बॉडी में दोषों का आंकलन करने के बाद कि फीमेल्स के कौन से हार्मोन्स बढ़े हुए या कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, मेल्स का कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, उसके हिसाब से हम पंचकर्मा प्लान करते हैं। ओके। और ये कितना लंबा प्रोसेस होता है? हाँ, देखिए 1 महीना का टाइम लगता है। जैसे कि आप सपोज प्लान करना चाहते हैं बेबी, तो एटलीस्ट फॉर अ मंथ पहले आप किसी आयुर्वेदिक कंसल्टेंट से मिले, तो उससे आप अपना पूरा अपना थरो बॉडी चेकअप होना चाहिए। जो भी बॉडी के अंदर दोष पड़े हैं, पित्त है, वात है, तो या फिर कफ है, तो उसके हिसाब से हमें दोषों की शुद्धिकरण के लिए या फिर हम बीज शुद्धिकरण के लिए करना चाहिए। जैसे अगर बॉडी के अंदर हीट ज्यादा है तो विरेचन करवा के बॉडी को डिटॉक्स करें, वायु का प्रॉब्लम ज्यादा है तो वस्ती कराएं। इस तरह से एटलीस्ट फॉर अ मंथ आपको डिटॉक्सिफिकेशन जरूर कराना चाहिए। तो दोनों की ही बॉडी तैयार होती है। एग्जैक्टली, दोनों की बॉडी तैयार होती है। इवन कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, अगर फीमेल्स के कहती हूँ मैं, पीरियड्स रेगुलर हैं, मेल्स ने टेस्ट करवाया, उसका भी सब कुछ अच्छा है, तब भी बिकॉज उससे आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो कहीं ज्यादा बेटर आएगी, आपको खुद फील होगा। और बहुत लोग करा रहे हैं, अब तो बहुत अवेयरनेस बढ़ गया है कि प्री प्लानिंग हम इसको बोलेंगे। फिर जब एक बार गर्भावस्था आप अटेन कर लेते हैं, तो आयुर्वेद में उसके लिए भी अलग अलग कॉन्सेप्ट बताए गए हैं कि जब आपने प्रेगनेंसी हो गया तो फर्स्ट मंथ में क्या खाना है, सेकेंड मंथ में क्या खाना है। इस तरह से आयुर्वेद में मासानुमासिक परिचर्या बताई गई है। ओके। तो आप क्या सजेस्ट करते हो उस ड्यूरेशन में? कुछ एक एक मंथ में अगर हम देखें तो कुछ एक आध आप यस, चीजें बताइए कि क्या खा हाँ हाँ सकते हाँ, हैं, डाइट में क्या एडिशन है, ठीक बात है। डिलीशन होना चाहिए। जो मासानुमासिक परिचर्या है जो आयुर्वेद में बताई गई है, दैट इज एवरी मंथ में क्या खाना है। और कुछ कंपनीज तो हर महीने की दवाई बना रही है, लाइक फर्स्ट मंथ में आपको ये खाना है, सेकेंड मंथ में, ऐसे 9 मंथ्स का आपके में ना मेडिसिन बताई गई है। जैसे यूजुअली मैं बताऊंगी, मक्खन या जितने भी मधुर द्रव्य है ना, इसमें शुगर नहीं आएगा, ऐसा नहीं चीनी खानी है आपको, लेकिन आपको मधुर औषधि जैसे कि मुलेठी हो गया, है ना, मक्खन हो गया, दूध हो गया, इस पे बहुत आंवला जोर दिया। भी मतलब पहले स्टार्टिंग में वो लगता है कसेला, तो फिर हाँ, मीठा बाद में सा मीठा लगता है। हाँ, यस, तो आंवला भी खाया जा सकता है। खाना आंवले चाहिए। में 5 रस हैं, मतलब आंवले में केवल नमक नहीं है। तो आंवले में जब आप खाएंगे ना नेहा, तो उसमें बोला गया है, अपने आयुर्वेद में 6 रस बताए गए हैं। मधुर है, अम्ल है, लवण है, कटु है, तिक्त है, कषाय है। इस तरह से टोटल 6, कोई भी फूड हम खाते हैं, चाय, दूध, कॉफी, कुछ भी पीते हैं ना, उसमें 6 ही रस होते हैं। तो आंवले में 6 के 6 रस है, एक्सेप्ट लवण रस। तो आंवला भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत अच्छा है, वो खाना चाहिए। और बेसिकली मुलेठी सिद्ध चीजें खानी चाहिए, काकोली है या विदारी कंद है, इस तरह से काफी सारी हर्ब्स हैं जिनको हमें सेवन करना चाहिए, जो आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा है और आपके लिए, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये सारी चीजें फर्स्ट मंथ से ही खा लेनी चाहिए? हाँ, हर दिक्कत मंथ नहीं का आता? अलग रेजिम बताया गया है, तो उस पे ही फॉलो करना चाहिए। लास्ट के 8th 9th मंथ में बस्ती बताई गई है। बस्ती मीन्स एनीमा। कैस्टर ऑयल का अगर एनीमा अगर फीमेल लेगी, तो उसको जो नॉर्मल डिलीवरी होने के बहुत चांसेस होते हैं, मतलब आयुर्वेद में बताया गया, उससे अंदर का लुब्रिकेशन हो जाता है। तो बेबी को जो लेबर पेन है वो काफी कम होते हैं और बेबी आराम से स्मूथली डिलीवर होता है। तो कैस्टर ऑयल पीना भी चाहिए, मतलब हाँ, ऐसा लास्ट है? के मंथ में 8th 9th मंथ में कैस्टर ऑयल ओरल इंटेक भी कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन ना रहे, कॉन्स्टिपेशन होने से वायु बढ़ जाती है, वात बढ़ जाती है, जिसकी वजह से लिवर पेन ज्यादा हो सकता है, रुकावट आ सकती है बच्चे को डिलीवर होने में, तो कैस्टर ऑयल का इंटेक भी किया जा सकता है। लोगों में ना
इनफर्टिलिटी की बहुत प्रॉब्लम्स है। आपने कोई केस किया है, इनफर्टिलिटी के केसेस किए हैं? यस यस नहीं, हाँ, इनफर्टिलिटी के हमारे पास आईवीएफ फेलियर बहुत सारे केसेस रहते हैं। आईवीएफ फेलियर लाइक जिन जो लोग कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते हैं एंड दे आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो होती है ना, वो तक फेल केसेस आयुर्वेद से बहुत सक्सेसफुली ट्रीट किए जाते हैं। जैसे पीसीओडी हो गया, एंडोमेट्रियोसिस हो गया, इवन जो ब्लॉक्ड फ्लैपियन ट्यूब्स है ना, उनको एक उत्तर बस्ती प्रोसेस होता है, विजाइना के थ्रू सर्विक्स के अंदर से मेडिसिन डाली जाती है, जो ब्लॉक ट्यूब्स है ना उनको ओपन किया जा सकता है। ओह, जहां पर केसेस केवल आईवीएफ के लिए जाते हैं, वो केसेस ठीक कर देते हैं। एक बहुत कॉमन समस्या जहां पर एलोपैथी कुछ काम नहीं कर पाती, दैट इज एंडोमेट्रियल की लाइनिंग ना थिन रहती है। तो कोई अच्छा। ऐसी मेडिसिन नहीं है जिससे एंडोमेट्रियल की लाइनिंग थिक हो जाए और बेबी इम्प्लांट हो जाए। आयुर्वेद में बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छी थेरेपीज है, उत्तर बस्ती, विरेचन, वमन, इन सब से जो एंडोमेट्रियल की लाइनिंग वो थिक होती है और बेबी बहुत अच्छे से स्टिक होके प्रेगनेंसी अचीव की जा सकती है। ओह, आपने कोई केस किया है? हाँ हाँ, बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं। जो देखिए क्या रहता है ना, आयुर्वेद में पेशेंट कई बार डायरेक्टली नहीं आता, व्हेन दे लाइक दे कवर अप, मेनी ऑफ द डॉक्टर्स जाते हैं, वो सोचते हैं कि एलोपैथी में जल्दी इलाज मिल जाएगा। कई बार केसेस ऐसे आज भी, बल्कि मेरे पास एक मॉर्निंग में केस था, उसके 2 आईवीएफ फेलियर है और बिकॉज इतने हार्मोन्स ले लेके ना पेशेंट भी इतनी हेवी हो गई है, और सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकली बहुत, दे आर लाइक फाइनेंशियली रूड, फिजिकली दे आर रूड, और मतलब हर तरीके से परेशान हो जाते हैं कपल। तो ऐसे में आयुर्वेद जो है ना होलिस्टिकली ठीक करता है। तो उसका आज हमने शिरोधारा से स्टार्ट किया, क्योंकि पेशेंट जो है ना मेंटली इतनी परेशान थी कि दे शी मतलब कम एंड स्टार्ट क्राइंग कि मैंने अब सब कुछ होप छोड़ दिया है। एज भी ज्यादा नहीं, 35 ईयर्स, लेकिन क्या होता है ना, प्रेगनेंसी को लेके फैमिली प्रेशर बहुत होता है, वो उससे बहुत परेशान। अब एक आईवीएफ में लाख 1.5-2 लाख रुपए तो आराम से जाता ही है। तो जब वो पेशेंट ने 2-3 बार अगर आईवीएफ ले लिया तो मेंटली भी बहुत परेशान हो जाते हैं ना। तो ऐसे में आयुर्वेद होलिस्टिकली ट्रीट करता है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आपने मैक्सिमम कितनी ड्यूरेशन लगी एक किसी कपल को मतलब कंसीव करने में? हाँ, देखिए जब मेरे पास पेशेंट आता है ना, तो मैं ऑन द वेरी फर्स्ट विजिट आई से कि आपको पेशेंस तो रखना है, 3 to 6 मंथ्स लग सकते हैं। और ऐसा भी होता है कि कई बार ईश्वर की कृपा, भगवान धन्वंतरी की कृपा से महीना 2 महीने भी कंसीव हो जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हमें पेशेंट को स्टार्टिंग में हम ऐसा बोल देते हैं कि 3 से 6 महीना लग सकते हैं, क्योंकि अगर हमने ऐसा बोला ना कि महीने भर में रिजल्ट आ जाएगा, तो और नहीं आता ना, तो वो फिर अगेन परेशान हो जाते हैं। तो हमें उसके, क्योंकि पेशेंट ने जब एलोपैथी मेडिसिन ली हैं तो उसकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स बहुत हो गए हैं, तो हमें उसका क्लीनिंग भी करना है। तो पहला महीना तो हम उसका पंचकर्मा ही करते हैं, बॉडी से सारे जो उन्होंने केमिकल बेस्ड दवाइयां खाई है ना, उनको हटाना है। फिर नेक्स्ट मंथ से हमारी जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें अचीव करने के लिए स्टार्ट करते हैं। प्रेगनेंसी के बाद है ना, क्या कहते हैं, जो पहले फॉलो किया जाता था वो ये होता था कि आपको हवा में नहीं रहना, कान ढक के रखो, अपना सर ढक के रखो, सॉक्स पहन के रखो, चाहे वो गर्मी है चाहे कोई भी सीजन है, आपको ये सब फॉलो करना जरूरी होता था। बट आजकल डॉक्टर्स गर्मी में जब बच्चे होते हैं तो उनको एसी में रखने के लिए बोलते हैं, और मतलब उससे क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और आयुर्वेदा में बेसिकली क्या बताया गया है इस स्टेज पे फॉलो करने के लिए? देखिए आयुर्वेद में ना जो गर्भावस्था के बाद का जो काल बताया गया है फीमेल्स का, दैट इज कॉल्ड एज सूतिका। वो एक सूतिका अवस्था में है और ये 40-45 डेज का पीरियड होता है। इस काल में फीमेल्स को एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से रहना चाहिए, उसे डूज एंड डोंट्स बहुत फॉलो करना चाहिए, जो कि आयुर्वेद में मेंशन्ड है। एलोपैथी या मॉडर्न साइंस इसके बिल्कुल अपोजिट में जाती है। वो बोलते हैं आप सब कुछ खाइए, या इवन मदर को भी या बच्चे को भी एसी में एक्सपोज कर देते हैं। और देखिए इसका जो हम चीजें देख रहे हैं ना, इसका इफेक्ट हम देख लेते हैं। जैसे आजकल जो हमारी जो दादी नानी है ना, वो 60s में भी मच बेटर है, क्योंकि उन्होंने वो सब चीजें फॉलो किया। लेकिन जो आजकल की जनरेशन है, जो आजकल का मेडिसिन का जो कल्चर है ना, वो नहीं कर पाते। 40 इयर्स में ही फीमेल्स को कहीं ना कहीं डायबिटीज या फिर हाइपरटेंशन या फिर कमर में दर्द, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो इसका जो रीजन है, सूतिकावस्था आयुर्वेद में मेंशन्ड है कि अगर सूतिकावस्था सही से फॉलो नहीं किया जाएगा ना, तो वो आपको प्रॉब्लम बाद में होगा। ऐसा चीजें मेंशन्ड है। तो सूतिका अवस्था में तो गर्म पानी पीना, अजवाइन का पानी पीना, 2 मेडिसिन जैसे दशमूला रिष्ट एंड धन्वंतरा रिष्ट, ये दवाइयां तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लेनी ही चाहिए। जैसे एक मेडिसिन और है जिसको बोला जाता है जीरका देरिष्ट, वो यूट्रस की क्लीनिंग के लिए। अच्छा, आपका मतलब जो पोस्ट प्रेगनेंसी वाला पीरियड है उसमें अच्छे से यूट्रस का क्लीनिंग होना जरूरी है। ऐसे में जीरका देरिष्ट जरूर लेना चाहिए, जिससे आपका यूट्रस का प्रॉपर क्लीनिंग हो जाए।
तो वो चीज फॉलो करना बहुत जरूरी है। शतावरी लेना से बच्चे को लैक्टेशन बहुत अच्छे से होता है मदर का, और वो अच्छे से फीड कर पाता है। तो ये सारी हर्ब्स का ड्यूरिंग सुतिकावस्था जरूर फॉलो करें। एंड वन मोर थिंग, दैट इज अभ्यंग, दैट इज पोस्ट प्रेगनेंसी में मालिश, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आपका क्या हो गया ना, वायु बहुत बढ़ जाता है पोस्ट प्रेगनेंसी में, जो वात है दैट इज ऑन हायर साइड। ऐसे में अगर आप ठंडी चीजें लोगे या फिर दही लोगे या मसाज नहीं करोगे ना, तो आपको पेन बाद में होना ही होना है, बाद में होना है। तो ऐसे में अभ्यंग जो बोला गया ना, मतलब आपको जितना आपको बॉडी शरीर तेल पी ले उन दिनों करवाना ही चाहिए। धनवंतर तेल या फिर दशमूल तेल बेस्ट है। तो अगर अच्छा, पोस्ट प्रेगनेंसी वो में इसकी इसी मसाज, टाइम के लिए आप हाँ इसी मतलब रिकमेंड करते हैं? इसी टाइम के लिए भी नेहा, और बाद में भी और कई सारी अवस्थाएं हैं जिसमें वायु की वृद्धि होती है ना, तो वहां पर करना चाहिए। बट आई वांट टू मेंशन, अगर पोस्ट प्रेगनेंसी में कोई फीमेल है, दैट शी कैन यूज दशमूल तेल एज वेल एज धनवंतरम तेल। इससे मसाज जरूर ले, कहीं भी हो आप अपने घर में किसी को बुला के मसाज ले सकते हैं, किसी पंचकर्मा सेंटर में जाके मसाज ले सकते हैं। लेकिन ये टाइम जो होता है फीमेल्स का इज वेरी इंपॉर्टेंट, और इन दिनों पेशेंट को अपनी ध्यान अवश्य अवश्य रखना चाहिए। हल्दी का एक यूज बहुत है, हल्दी को आप पाउडर बना के उसका आप हलवा टाइप का घी में बनाएं। गोंद होता है, दैट इज वेरी, हाँ कमरकस है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले लड्डू बना के खाए जाते थे, अजवाइन है, वो सौंठ अभी है, भी खाते हैं लोग, खाते हैं, बट एलोपैथी डॉक्टर्स नहीं बताएंगे या मॉडर्न डॉक्टर्स नहीं बताते ये सब चीजें खाने के लिए। ये सब चीजें जो हमारे चली आ रही है ना पीढ़ी दर पीढ़ी, या हर एक के एक लाइफस्टाइल में, जैसे मे बी केरला के पीपल्स होंगे उनके लिए कुछ अलग रेजिम होगा, वो उनका स्टेट वाइज भी होता है। बिहार के लोग हैं वो कुछ अलग बना के खाते हैं। जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई थी, शी वाज टेलिंग कि उन्हें हल्दी का हलवा खिलाया जाता है। हाँ, तो आई वाज वेरी लाइक गुड कि वहाँ पे भी उनके यहाँ ऐसा चल रहा था। तो हल्दी बहुत अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी है, और आपकी बॉडी एक को दूर करेगी। आपको देखो पेन किलर तो लेना नहीं है, बच्चे को फीड करा रहे हो, तो कोई भी आपको पेन किलर लोगे तो बच्चे को नुकसान करेगा। तो ऐसे में हल्दी का अगर हलवा, तो फिर मैंने भी अपने साथ में जो मेरे पास पेशेंट आते हैं ना, आई ऑल्सो स्टार्ट डिलीवरिंग दैम कि आप हल्दी का हलवा खाइए, तो वो अच्छी चीज है। और भी वो अजवाइन के लड्डू, हाँ जी, और हाँ क्या जी, कहते हैं, मेथी के लड्डू, अजवाइन के तेल से मालिश हाँ मालिश, वो भी करवाना। चीज अच्छी है। यस, सिर को ढक के रखे, सिर है, आंख है, देखो आपने एक नई चीज को डिलीवर किया। आप एक तरह से ना जो प्रेगनेंसी रीबर्थ है, बिल्कुल रीबर्थ है, आपको एक पुनर्जन्म हुआ है। तो पेशेंट ना पोस्ट प्रेगनेंसी में फीमेल्स जो होती हैं बहुत ज्यादा डिप्रेसिव स्टेट में भी जाती है। देखो उनको रात में बच्चे को फीड कराना, मतलब उनके ऊपर पूरी रात ही जागते हैं कई बार, यस पूरी ना, तो डिप्रेसिव मोड में भी जाती हैं। तो ऐसे में तुलसी बहुत फायदा करती है पोस्ट प्रेगनेंसी में। मैं तुलसी को लेने के लिए पेशेंट को जरूर बोलती हूँ। तुलसी हम लोग बहुत समझते हैं कि केवल वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए है, कि सर्दी खांसी जुकाम में बहुत अच्छा फायदा करती है, लेकिन तुलसी मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी इज अ वेरी गुड एडेप्टोजन। एडेप्टोजन मीन्स कि वो आपके स्ट्रेस हार्मोन को कम करती है। ओके, तो तुलसी का सेवन ड्यूरिंग पोस्ट प्रेगनेंसी इज वेरी गुड थिंग। आपके शरीर को गर्म रखेगी, इम्यूनिटी बच्चे की भी बढ़ाएगी, आपकी भी बढ़ाएगी, एज वेल एज आपका स्ट्रेस हार्मोन को कम करेगी। तो अगेन आई वांट टू जस्ट से कि सूतिका अवस्था में माँ का ध्यान रखना पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, और उसको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। आपने लैक्टेशन का डिस्कस किया, तो लैक्टेशन के ड्यूरिंग क्या करना चाहिए, क्या किस तरह की डाइट लेनी चाहिए? देखो लैक्टेशन अगेन इज रिलेटेड टू ब्रेन, मतलब आपका जितना आप खुश रहेगी ना, एक तो मदर को खुश रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार बेटी हो जाती है, किसी मदर की 2 बेटी हैं ना, तो तीसरी बेटी हो गई, तो फैमिली में ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया जाता है कि जिससे मदर ना स्ट्रेस में चली जाती है। तो उसमें हमने देखा कि मिल्क का प्रोडक्शन कम होता है, आता ही नहीं है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि फैमिली में हमेशा एक खुशी का माहौल रहे, मदर को एक बहुत सपोर्टिव माहौल मिले। सेकंड, कुछ हर्ब्स के बारे में अगर हम बात करें, शतावरी इज अ वंडरफुल हर्ब, वो लैक्टेशन के लिए बेस्ट है। सेकंड, जीरा, जो जीरा है, जीरा बहुत अच्छा है। मुलेठी, यष्टि मधु, ये सब चीजें बहुत अच्छी हैं। कुछ हर्ब्स आती हैं, कुछ ऐसे पेटेंट दवाइयां हैं, जैसे शतावरिक्स है, गैलेक्टोगोग है, ऐसे ग्रेन्यूल्स आते हैं जिनको सेवन, खजूर है, ये सब चीजें जो लैक्टेशन है उसमें बहुत हेल्प करती है। साथ में ना लैचिंग अच्छे से होना चाहिए, मदर को टीच करना, जो फर्स्ट टाइम प्राइमरी है, जो जिसका पहला बच्चा हुआ है, उसको किस तरह से बेबी को अपने से लगा के फीड कराना है, वो उसको जरूर टीच करना चाहिए, समझाना चाहिए। डिफरेंट सीजन के लिए डिफरेंट डाइट रहेगी लैक्टेशन के लिए, या सेम ही चलता है? सेम ही है नेहा, इसमें हम बहुत ज्यादा नहीं, जैसे चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, मदर को वार्म नरिशिंग डाइट लेनी है, उसे दूध अच्छे से पीना है, उसे घी बहुत अच्छे से खाना है, उसे कोशिश करनी है कि गर्म चीजें ही दी जाए। मखाने बहुत अच्छा काम करते हैं, दलिया बहुत अच्छी चीज है, यस हाँ, ये खाना चाहिए।
तो क्या दलिया सिर्फ गेहूं वाला या फिर जौ जवार वाला भी यूज गेहूं कर वाला सकते हैं? इजीली डाइजेस्टेबल है। थोड़ा चना और जो हैवी चीजें हैं मिलेट्स है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमें क्योंकि हल्की चीजें देनी है ना, तो हम उसको गेहूं का दलिया ही प्रेफर गेहूं करवाते का हैं। दलिया। गेहूं कोशिश करें पुराने हो, नया गेहूं नया चावल प्रेगनेंसी में ना, दैट ड्यूरिंग सुती का परिचर्या ना फॉलो करें। वैसे किसी को भी नहीं लेना चाहिए नया गेहूं नया चावल, लेकिन बिकॉज जो टेंडर है इस समय, फीमेल बहुत टेंडर है, बहुत कोमल है, उसमें अवस्था में पहुंची हुई है, तो उसके लिए तो विशेष ध्यान रखना है। और जैसे जब लैक्टेशन का टाइम होता है या बच्चा 6-7 महीने का होता है, तो हेयर फॉल, हम्म हम्म उस ड्यूरेशन में हेयर फॉल बहुत होता है, तो हम्म। उसके लिए कुछ रेमेडीज? हाँ, बिल्कुल। देखो उस जो स्टेज होती है ना, एक बच्चा 5-6 महीने का है, तो ऐसा बोला जाता है और ऐसा मेंशन भी है कि हेयर फॉल होता ही होता है। उसे बिल्कुल तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उस समय ना बच्चे की भूख बढ़ गई है। मदर का हमें डाइट पर ही ध्यान देना है। कहीं न कहीं ना मदर बिकॉज़ इतनी बिज़ी हो जाती है उस स्टेज में कि वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है। बच्चा रात को जग रहा है, दिन में उसका भूख भी बढ़ गई है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, और 5-6 महीने बाद एक फैमिली का लगता है यार अब तो इसका बच्चा बड़ा हो गया, अब इसको अब काम क्या करने दो। करना? हाँ। लेकिन नहीं, अब 6 महीने तक मदर का प्रॉपर टेक केयर होना चाहिए, उसकी डाइट पे प्रॉपर फ़ॉलो अप होना चाहिए कि 3 ग्लास एटलीस्ट वो मिल्क पिए ही पिए। आयरन, कैल्शियम, देखो कैल्शियम का इंटेक एंड आयरन का इंटेक लैक्टेशन के दौरान बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे टाइम पे ना प्रेगनेंसी में तो ध्यान रखता है, हस्बैंड बहुत ध्यान रखते हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ले रहे हैं, लेकिन जब बच्चा डिलीवर हो जाता है ना, कहीं न कहीं वो चीज़ लैकिंग हो जाती है। वो बच्चे पे ज़्यादा ध्यान आ जाता है, वो बट ऑब्वियस है, नया मेहमान घर में आया है तो। तो ऐसे में लेकिन माँ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फिर वो बोन्स में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, हेयर फॉल होगा। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी, एक तो हेयर पे ऑयलिंग, सर पे ऑयल ज़रूर लगाएँ एंड डाइट बहुत अच्छे से फॉलो करें। तो मैम पोस्टमार्टम लेडीज को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, स्ट्रेस हो बहुत बढ़ जाता है, तो आप क्या रिकमेंड करते हो उस टाइम पे कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट? पोस्टपार्टम जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें डिप्रेशन बहुत कॉमन है। तो इसमें जो आयुर्वेद में मेंशन है, हम बहुत ज़्यादा पिल्स वगैरह तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चे को लैक्टेशन के दौरान मदर को नहीं लेना चाहिए। तो इसमें क्या रहता है, शिरोधारा इज़ अ पंचकर्मा थेरेपी, जो कि बहुत ही एंशिएंट टाइम से चली आ रही है, एंड दैट इज़ अ वेरी वंडरफुल थेरेपी फॉर स्ट्रेस रिलीफ। शिरोधारा में होता क्या है, शिरोधारा में हेड का अभ्यंगा करके, अब मसाज करके वार्म मेडिकेटेड ऑयल से, एंड देन एक ना वेसल होता है, उसके अंदर ऑयल हम पोर कर देते हैं एंड कंटिन्यूसली आपके फोरहेड पे गिरता है। फोरहेड पे यहाँ पे आज्ञा चक्र है, हमारी बॉडी में ना डिफरेंट चक्रास हैं, तो यहाँ पर एक आज्ञा चक्र है। उस पे जब वो कंटिन्यूसली गिरता है ना, वाइब्रेशंस होती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ता है। अब गर्म तेल आपके फोरहेड पे गिर रहा है, कहीं भी जब गर्म चीज गिरेगी ना, वहां पे ब्लड वेसल्स थोड़ी डायलेट होंगी, विस्फारित हो जाएंगी। तो कंटिन्यूसली गिरने से वहां पे सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, ब्लड में हमेशा ऑक्सीजन रहता है। ब्लड के जब आपका सर्कुलेशन बढ़ा, ब्लड का सर्कुलेशन हेड पे इंप्रूव हुआ, तो आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कम होते हैं। तो शिरोधारा ऐसे में मदर को एक साउंड स्लीप, वो 1 घंटे शिरोधारा अगर सेंटर पे कहीं जाके पंचकर्मा में करा लेना, तो उसको 1 घंटे की शिरोधारा बहुत कामिंग इफेक्ट देगी। उसका जो डिप्रेशन है वो कम होगा। मूड स्विंग्स बहुत हो जाते हैं ऐसे में ना, बच्चे को इरिटेटेड फील करती है, कुछ कह नहीं पाती है कई बार। तो मुझे लगता है इसमें मदर से ज़्यादा फैमिली का बहुत रोल प्ले होता है। उसको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कहीं पंचकर्मा सेंटर में जाके, उसको एक कामिंग सूथिंग म्यूजिक के साथ शिरोधारा लेने से। और देखो शिरोधारा केवल डिप्रेशन के लिए नहीं यहाँ पर काम करेगी, जो उसका हेयर फॉल हो रहा है ना, उसके उस लिए पे बहुत भी काम काम करेगी, करेंगे। हेयर को हाँ। नरिशमेंट मिल जाएगी। तो शिरोधारा बहुत ही अच्छी थेरेपी है, जो कि पोस्टपार्टम पीरियड में फीमेल्स ले सकती है। लिटरली वो जब पोर होता है ना, और यस, ब्लड मतलब हाँ, ऑयल पोर होता है और राइट, आपका माइंड ही अलग तरह अलग से चले जाता है। रिएक्ट करने लगता है। बिल्कुल ठीक कह रही हो नेहा। और हाँ, लिटरली ये तो है ना, हर किसी के लिए रिकमेंडेड है, राइट, नॉट ओनली फॉर देयर द राइट, 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 गर्ल्स जो यस, उनकी डिलीवरी हुई हाँ, है, फॉर बॉयज आल्सो ये मतलब बिल्कुल, एक ऐसी ट्रीटमेंट है, आई हाँ, थिंक कि जो है नहीं, ना यू आर आपको राइट, बहुत, आई थिंक कि बस्ती और ये सब से भी ज्यादा बहुत अच्छा है शिरोधारा, शिरोधारा बहुत आपको अच्छा इफेक्ट इफेक्ट करती करता है। है। शिरोधारा में ना जो भी आजकल देखो नाइट शिफ्ट बहुत कॉमन हो गई है, पहले नहीं होती थी, यंग जनरेशन नाइट शिफ्ट कर ही रही है। तो ऐसे में आई ऑलवेज रिकमेंड, जो भी नाइट शिफ्ट कर रहे हैं ना, दे शुड टेक शिरोधारा, उनके लिए तो मस्ट है। ये होता है ना मस्ट, एक हो गया कि आप रिलैक्सेशन के लिए करा रहे हो, एक उनको चाहिए कि भाई उनका गट हेल्थ अच्छा रहे, उनको कोई प्रॉब्लम्स आगे ना हो, बीपी ना हो, शुगर ना हो। तो हफ्ते में एक बार आओ, अगर आपको नाइट शिफ्ट चेंज नहीं कर पा रहे हो, तो मैं ये तो सजेस्ट करूंगी वंस इन अ वीक शिरोधारा तो जरूरी ले लो। शिरोधारा करवाना चाहिए।
तो उससे आपका जो प्रोफिशिएंसी वर्क का जो एफिशिएंसी है ना वो बेटर हो वो जाए। भी बेटर होते हैं। ऑब्वियसली स्ट्रेस कम है। आपका स्टेज क्या है मैम इसके बाद? नेक्स्ट जो हमने बात करी, इसमें हमने बात करी बाल्यावस्था के बारे में, फिर हमने प्रेगनेंसी के बारे में भी बात करी, हमने सूतिका परिचर्या के बारे में बात करी, हमने थोड़ी सी बात रजस्वला के बारे में करी जो मेंस्ट्रुअल फीमेल्स होती हैं। अब बात आती है पेरीमेनोपॉजल एज के बारे में। ओके। दैट इज एज जो कि जब आपके हार्मोन्स इरेगुलर शुरू हो जाते हैं होना ड्यू टू अब आपका मेनोपॉज आने वाला है, यानी कि आपकी जो ओवरीज हैं जो कि पहले ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स रिलीज करके एवरी मंथ एक पीरियोडिक फ्लो दे रही थी ब्लड का, अब उन्होंने काम करना बंद करना शुरू कर रही है, तो इसको बोला जाता है पेरीमेनोपॉजल फेज। ऐसे में जो सिम्टम्स हैं जैसे मूड स्विंग्स होना, बोन्स में जॉइंट्स में हड्डियों में दर्द होना, हेयर फॉल होना बहुत कॉमनली देखा जाता है। कहीं ना कहीं वेट भी बढ़ने लगता है। तो जो ये एज है यूजुअली 42 इयर्स से लेके 45 कई बार 47 तक भी पेरीमेनोपॉजल बोला जाएगा। मेनोपॉज और पेरीमेनोपॉज में क्या डिफरेंस है? मेनोपॉज जब आपका रुक गया, पीरियड स्टॉप, देन इज द मेनोपॉज। और जब पेरीमेनोपॉज मतलब आपके सिम्टम्स शुरू हो गए, दैट कम्स द पेरीमेनोपॉज। तो यहाँ पर मैं एक आपको रेजिम बताऊंगी, जैसे सीड साइकिल क्या होता है? दो तरह, हमें 4 तरह के सीड्स लेने हैं। दो तो हो गए फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, एंड नेक्स्ट आए हमारे दैट फ्लैक्स एंड पंपकिन इज फर्स्ट फेज के सीड्स हो गए। नेक्स्ट जो रहता है दैट इज सेसमे सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। इन सीड्स को हम 2 डिवीजन में किया हमने। जो पहले 14 दिन है फीमेल साइकिल के, उसमें हमने फ्लैक्स सीड्स एंड हमने पंपकिन सीड्स का एक मिक्स बनाया, पेस्ट पाउडर बनाया, और उसका सेवन लाइक उसको इनटेक करना है फॉलिकुलर फेज में। Okay. Follicular Like phase from first day of the periods to until the 14th day. एग्जैक्टली वो वाला हमारा फॉलिकुलर फेज हुआ, तो हमने वो लिया। फिर 14th डे से टिल 28th डे, या फिर हम अगर किसी का 30 दिन का साइकिल है तो पहले 15, लास्ट के 15 भी कर सकते हैं। और लास्ट के जो 15 दिन है उसमें हम लेंगे सनफ्लावर सीड्स एंड सेसमे सीड्स। ठीक है। अब इससे क्या होता है, जो पहले 15 दिन होते हैं ना उसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन्स हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड ज्यादा होता है, तो फिर वो वाला जो सीड्स है हेल्प करते हैं। एंड नेक्स्ट जो रहता है उसमें हमारे सनफ्लावर एंड सेसमे सीड्स हेल्प करते हैं, तो ये लेना चाहिए। अब कई बार हमसे पूछते हैं कि मैम हमारे पीरियड्स ही इरेगुलर है, हमें तो नहीं मालूम हमारा पहला 14 दिन क्या है, नेक्स्ट के 14 दिन क्या है। तो उसमें क्या बात आती है, उसमें ना हमें फॉलो करना चाहिए मून साइकिल। मून साइकिल मीन्स आपका जो अमावस्या है, अमावस्या से लेके पूर्णिमा, एंड देन पूर्णिमा से लेके अमावस्या, आप इस तरह को फॉलो करो, आपका साइकिल रेगुलर होगा। ओके। उसमें ना कुछ ऐसे जिंक है, इन सीड्स में जिंक है, जो आप मैग्नीशियम है, जो आपके मूड को अच्छा रखेगा, आपके मतलब जो क्योंकि मैंने बात करी यहाँ पे मेनोपॉजल वाली एज में स्ट्रेस, डिप्रेशन, मूड स्विंग, अननेसेसरी इरिटेशन, बच्चों पे पेरीमेनोपॉज में ये सब चीजें आ जाती हैं, तो वहां पर ये सीड्स बहुत हेल्प करते हैं। और फीमेल्स को इन सीड्स को अपनी लाइक डेली डाइट में यूज करना ही चाहिए, दे आर वेरी हेल्पफुल। तो ये किस फॉर्म में लेना चाहिए, रॉ फॉर्म में या पाउडर बना के लें? ये आपको रॉ फॉर्म में ले सकते हैं, पाउडर हल्का से इनको रोस्ट कर ले, इनको पाउडर बना के ले लें। आप सपोज टोस्ट खा रहे हो या पराठा रोटी खा रहे हो, चपाती खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, उसमें डाल सकते हो, टेस्ट में अच्छे लगते हैं। आप सिंपल इन्हें स्वलो भी कर सकते हो, आपने बना के रखा एंड इनको एक हैबिट बना लो कि मुझे खाना है, और कोई ऐसा नहीं है कि आपको सुबह खाना है, दोपहर खाना, शाम, एनी टाइम व्हेन यू फील लाइक, जस्ट हैव इट। और कितनी क्वांटिटी? 10 ग्राम्स पर डे, यानी 10 एक चम्मच, grams, हाँ, एक okay. चम्मच सुबह खा लो, एक चम्मच शाम खा लो। ओके। या साथ में ही, मतलब आपको जैसा Yes. भी सूट करते हैं, जिस हिसाब से भी। जो आपने सीड साइकिल बोला है, ये सिर्फ पेरीमेनोपॉज वाली स्टेज पे लेना चाहिए या मतलब जब से बच्चों का पीरियड स्टार्ट होते हैं तब से आप ले? यू आर वेरी राइट नेहा, मुझे बोलना चाहिए कि हमें जब से बच्चों का पीरियड स्टार्ट होता है ना तब से ले लेना चाहिए। इससे क्या क्या फायदे होते हैं? इससे पीरियड्स में क्रैम्प्स दूर होते हैं, स्ट्रेंथ बनी रहती है। सेसमे सीड्स इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम, तो सर्दियों में एवरीबडी शुड टेक सेसमे सीड्स, और वुमेन्स के लिए तो इसलिए ज्यादा जरूरी है बिकॉज मैं एवरी मंथ उनका ब्लड फ्लो लॉस होता है या इससे कैल्शियम लॉस होता है ना, तो फिर इसलिए आपको ये जो सेसमे सीड्स, ये सारे सीड्स है थ्रू आउट द लाइक मिनार्की के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं। एवरी फीमेल शुड हैव इट। ओके। और जैसे सेसमे सीड्स गर्म होते हैं तो वो समर्स में क्या करना चाहिए? दूध समर्स में के, ले सकते हैं? हाँ ले सकते हैं, दूध के साथ लीजिए, देयर इज नो हार्म, हल्का सा रोस्ट कर सकते हैं, आप आराम से ले सकते हैं, दूध के साथ लेंगे। दूध ठंडा होता है अपने आप तासीर में, एंड सीड्स अगर वार्म होते भी हैं दे विल हेल्प यू। एक क्वेश्चन है कि
मतलब बोला जाता है कि आप जो भी नट्स खाते हो, स्पेशली आलमंड्स और आपका वॉलनट्स, इसको सोक करके खाना चाहिए, ठीक है। और इसका इंटेक बेशक गर्मी में भी कर सकते हो, बट सोक्ड फॉर्म में। तो क्या सर्दियों में भी सोक्ड ही खाना चाहिए या उसको आप चेंज कर सकते हो? यहाँ पर प्रकृति की बात आती है। जो पित्तज प्रकृति के पेशेंट्स है ना, जिनकी बॉडी में हीट ज्यादा है, ऐसा लगता है उनको एसिडिटी का प्रॉब्लम है या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, जब हम सीड्स को सोक कर देते हैं ना, तो इनकी बायो अवेलेबिलिटी अच्छी हो जाती है। जैसे जिनका डाइजेशन वीक है, वो अगर रॉ खाएंगे ना, थोड़ा हेवी कंसीडर किए जाएंगे। जिनका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है, उनको वी से कि आप उनको सोक कर दो। जो बाहर का जैसे आलमंड है, उसका जो छिलका है उसको उतार के खाओ, उसमें टैनिन होता है तो नुकसान करता है। तो ऐसे में हमें वो उतार कर भी ले सकते हैं। अगर जिनका डाइजेशन स्ट्रॉन्ग है तो वो अनसोक्ड भी ले सकते हैं। ओके। और जो सीड्स होते हैं उनको कैसे लेना चाहिए? वो अनसोक्ड ले सकते हैं, अनसोक्ड अनसोक्ड ले ले सकते सकते हैं, हैं। बिल्कुल। और गर्मियों किसी में भी टाइम ले सकते किसी हैं। भी समय ले सकते हैं। हाँ, जस्ट दे आर कम्प्लीटली फूड, उन्हें वो फूड सप्लीमेंट है, दे आर नॉट मेडिसिन। तो आप उनको तो मतलब मैं बोलूंगी मदर खाएगी ना तो बच्ची भी खाएगी। बच्चे भी बस खाएंगे। आप ये मतलब हमें बहुत ध्यान रखना है, तो बच्चियां अपने आप से फॉलो करेंगी। मैंने एक रेसिपी देखी थी, मतलब ऐसे ही कि बच्चे खाते नहीं है, तो आप आटा जब लगाते हो तो उसी में थोड़ा अजवाइन डाल दो, थोड़ा ये फ्लैक्स सीड्स डाल दो, थोड़ा सेसमे सीड्स डाल दो और उसका आटा लगा लो, तो वो यस, इन एनी केस आपके बॉडी में जाएगा वो। बिल्कुल। मतलब मुझे लगता है ना, मदर जो होती है ना, वो वैद्य है, वो घर की डॉक्टर है। और आयुर्वेद में बोला गया है कि वो युक्ति करनी है, मतलब आपको ना कैसे टेक्निक्स कैसे लगानी है करना है। कि बच्चों को खिलाना है। तो आप जो बता रहे हो दैट इज अ युक्ति ओनली। मदर कितनी स्मार्ट है वो दिखाएगी, है ना। अच्छा, फर्मेंटेड फूड का क्या रोल रहता है ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉज एंड मेनोपॉज? फर्मेंटेड फूड, जैसे कुछ फर्मेंटेड फूड जैसे कि कांजी। कांजी आपने सुना होगा, जो सर्दियों में बहुत सर्दियों में पीते हैं हम लोग कांजी, दैट इज राय एंड इसका। तो आजकल मैं बोल रही हूँ कि आंवले एंड हल्दी की कांजी इज वेरी गुड। अच्छा। उसमें आपने पानी में वही सरसों का दाना पीस के डालना है, दैट इज अ वेरी फर्मेंटेड पीली है। सरसों मोस्टली पीली डाली सरसों, जाती है। एंड वो बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। तो प्रोबायोटिक बहुत हेल्प करता है आपकी बॉडी में, गुड बैक्टीरिया, मतलब वो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी चीज है। तो खाना चाहिए, प्रोबायोटिक इज वेरी गुड थिंग, लेकिन एक्सेस में नहीं। जैसे कि हम सोचे डेली हम एक सुबह दोपहर शाम पियेंगे तो वो आपकी बॉडी में हीट बढ़ाएगा, पित्त बढ़ाएगा। ओके। लेकिन एक प्रॉपर क्वांटिटी में प्रोबायोटिक या फर्मेंटेड चीजें खाना इज अ गुड थिंग। मैंने देखा है साउथ में है ना, जो राइस कांजी होती है ना, वो बहुत पी बिल्कुल ठीक जाती कह रहे है। हो, दैट इज और वो मेंशन्ड। शायद गर्मियों के लिए अच्छा है, बिल्कुल, मतलब क्योंकि मैंने नॉर्थ में तो हमेशा यही सुना है, जैसे हम लोग भी पीते हैं, तो जो ये होली वाला टाइम होता है ना, वो वाले उसमें फागुन मास में वो राइट पिया राइट। जाता है। बट फिर हमेशा की वो नीड को कैसे वो फुलफिल कर सकते हैं? जो आप कांजी बोल रहे हो ना, दैट इज राइस वाला जो कांजी है, दैट इज गुड रेसिपी, और वो आयुर्वेद में मेंशन्ड है। अपने नॉर्थ में नहीं पिया जाता है, लेकिन उसको पीना चाहिए। तो आप जो रखे हुए राइस होते हैं उनको फर्मेंट करके अपने मट्ठे में डाल के, कर्ड राइस जो खाते हैं, दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ फर्मेंटेड कर्ड जो होते हैं, उसमें गुड बैक्टीरियाज हैं। तो ये चीजें गुड है, मतलब जो हमें, और वो चाहे साउथ की है या नॉर्थ की है, जो चीजें जहाँ की अच्छी है ना, वी शुड अडेप्ट देम। कांजी के अलावा जैसे और कौन सा फर्मेंटेड चीज है जो हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए? देखो जितने भी इडली है, ढोकला है, डोसा है, जिनको हम ओवरनाइट सोक करते हैं, देन बनाते हैं ना, फर्मेंट करके रखते हैं, दे ऑल आर फर्मेंटेड फूड्स। इवन जो भटूरा है ना, दैट इज अ फर्मेंटेड, उसको मैदा को हम ईस्ट लगा के या खमीर बना के लेते हैं, दैट इज फर्मेंटेड बिकॉज, लेकिन मैदा इज नॉट गुड टू ईट, या फिर वो डीप फ्राइड होती है, इसलिए नहीं। लेकिन जितनी भी हमारी चीजें हैं, जहाँ पे आपने बात करी इडली, डोसा, ढोकला, दे आर ऑल आर फर्मेंटेड एंड दे आर वेरी गुड। लाइक बटर मिल्क है, खट्टा बटर मिल्क भी हो जाता है ना, थोड़ा सा डाइजेस्टिव हो जाता है, आप उसमें हींग जीरा डाल के, ये सब चीजें लेना चाहिए। मतलब आई सजेस्ट फर्मेंटेड फूड इज गुड, लेकिन उसको एक प्रॉपर मात्रा में। अगर आप एक्सेस लोगे तो आपकी बॉडी में हीट बढ़ेगा, तो आपकी बॉडी में एसिडिटी हो सकता है। लेकिन आप प्रॉपर डोज में लोगे, प्रॉपर मात्रा में लोगे, तो दैट इज अ गुड। लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मेनोपॉज, आप उसके बारे में बताइए। देखो एवरी वुमेन शुड लाइक मीनोपॉज को एक ग्रेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए, कि एम्ब्रेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए। और मीनोपॉज में हमें अपने डाइट पे तो ध्यान देना ही है। यहाँ पर हमारा बोन्स का कंडीशन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में आता है। बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास जॉइंट पेन लेके आती हैं, जो कि मीनोपॉजल एज में ही होती हैं। तो उनके लिए आई ऑलवेज रिकमेंड दैट इज द ऑयल, ऑयल एंड ऑयल। जितना शरीर में आप तेल लगाओगे ना, दैट विल हेल्प यू। हमें पेरीमेनोपॉजल से ही स्टार्ट कर दो, एक हैबिट बना लो कि जैसे हम लोग, शायद बहुत सारी फीमेल्स हमारे पास जैसे नाइट सीरम तो पूछने आती हैं कि मैम कोई नाइट सीरम बता दीजिए, या लेकिन वो अपने जॉइंट्स पे पेन किलर ले लेती हैं।
वो नहीं करना है। हमें अपने जोड़ों का, जॉइंट्स का, सबका ध्यान रखना है। मेनोपॉजल एक एजिंग प्रोसेस तो है ही, देखो डिजनरेशन हो रहा है हमारी बॉडी में, वी शुड ऑल एक्सेप्ट दैट, लेकिन हम उसको डिले कर सकते हैं। डिले कैसे करेंगे? हो जाता है। जैसे हमें ना एंटी एजिंग चीजें जो होती हैं, आयुर्वेद में व्यस्थापन बताया गया है। ओके। व्यस्थापन मतलब आपकी जो एज है ना, उसको हम थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, जिसमें बेस्ट इज आंवला। अच्छा। आंवला एक ऐसी चीज है, एक ऐसा रसायन है, एक ऐसा टॉनिक है, अगर आप उसको रेगुलरली लोगे ना, दैट इज कंसिडर्ड एज बेस्ट व्यवस्थापन। जो हमारी बुक है चरक संहिता आयुर्वेद की, वन ऑफ द बेस्ट काय बुक, बेस्ट मेडिसिन बुक, उसमें आंवले पे बहुत जोर दिया गया है। जैसे आजकल ना कोलेजन लोग खरीद खरीद के, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स आते हैं एंड दे टेक कोलेजन कोलेजन, लेकिन अगर आंवल की रसायन मीन्स क्या होता है? आंवल की रसायन, उसमें आंवले के चूर्ण में आप ना आंवले के रस की भावना दी जाती है। जैसे हमने ओके। आंवले का चूर्ण हाँ, सपोज हाँ। 100 ग्राम्स लिया, उसमें आंवले का रस डाला और उसकी घुटाई करना चालू किया, अच्छा। सूखने दिया, ओह। ऐसे करके 21 भावना दी जाती है। बार बार डाला फिर सुखाया, मतलब आप सोचो कितना विटामिन सी रिच हो जाएगा। और विटामिन सी के लिए मतलब वो दैट इज बेस्ट एंटी एजिंग, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए अच्छा है, आपका स्किन ग्लो करेगा लिटरली। तो आंवले का सेवन जरूर करें, घी का सेवन जरूर करें मेनोपॉजल में, जैसे कि आपका एंटी एजिंग का काम करेगा। और जैसे मैंने अभी जॉइंट्स के लिए अच्छा है। घी के लिए अगर मैं बोलती हूँ कि वो भी हम लोग ना भूलते जा रहे हैं, नहीं खाती है फीमेल, सोचती है वेट बढ़ेगा वेट बढ़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। प्योर गाय का घी इज वेरी वेरी वंडरफुल, जरूर खाना है। एंड दैट इज अगेन गुड फॉर योर जॉइंट्स, गुड फॉर योर स्किन, सभी चीजों के लिए अच्छा है। तो मतलब मोस्ट ऑफ टाइम मेनोपॉज होता है 50s के अराउंड, ठीक है? तो उस एज पे आके है ना लेडीज, मतलब और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, तो घी तब भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ? हाँ मैम, ले सकते हैं। देखो घी हमें कब नहीं लेना है, अगर हम बात करें घी हमें कब नहीं लेना है, जब हमारी अग्नि मंद हो, आपको भूख नहीं लग रही है सपोज, ठीक है, मैं उस समय नहीं बोलूंगी कि आप घी खाओ, क्योंकि घी अपने आप में ना फुलिंग है, आपकी अग्नि को मंद करेगा। आपको क्या करना है, पहले उस सिस्टम को या उस चीज को ठीक करा लिए, डॉक्टर से बोलना है कि हमारे को भूख नहीं लग रहा है, फिर डॉक्टर आपको जरूर कोई ऐसी मेडिसिन देगा जो आपको अग्नि को दीपन करेगी। आयुर्वेदिक डॉक्टर आपको ऐसी मेडिसिन देंगे जिससे कि आपकी अंदर की जो अग्नि है ना, वो बैलेंस होगी, को भूख लगेगी, देन है स्टार्ट हैविंग घी। तो घी खाइए। और फीमेल्स योगा प्राणायाम जरूर करें ड्यूरिंग मेनोपॉज में भी स्ट्रेस वगैरह बढ़ जाता है, थोड़ा सा रहता है कि यार हमारी बॉडी में चेंजेस आ गए हैं, है ना, तो ऐसे में टाइम निकालिए। फेशियल योगा से बहुत फर्क पड़ता है, स्किन टाइटन होती है। फेस पे कुछ पैक्स लगाइए जो कि हमारे मेनोपॉज में जरूरी है। आप कोई भी बाहर के सप्लीमेंट्स, ये जो मॉडर्न सप्लीमेंट्स हैं उनको अवॉइड करके नेचुरल चीजों पर आइए, दैट विल लाइक गिव्स यू परमानेंट एंड नेचुरल ग्लो, जो कि आप में दिखाई देगा। तो मोस्टली मतलब ये चीज तो योगा और ये फेस योगा, ये सब चीजें अपना मेरे ख्याल से 30-35 से स्टार्ट कर ही देना चाहिए, चाहे आप उसकी ड्यूरेशन कम रखो, वो हेल्प करता है। हाँ, हाँ, खास तौर से लेडीज को तो करना ही चाहिए, वैसे तो ये सबके लिए ही है एप्लीकेबल, बच्चों से लेके बूढ़ों तक के लिए एप्लीकेबल है, बट लेडीज को जरूर करना चाहिए। हाँ, बिकॉज लेडीज थोड़ा सा ओवर कंसर्न होती हैं अपने लुक्स को लेके, या फिर ना कहीं जब एजिंग का प्रोसेस आता है ना, तो लेडीज डिप्रेशन में जाती हैं, वो सोचती हैं यार क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम डिप्रेशन या स्ट्रेस में ना जाके वी शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन। जैसे एक चीज तो मैं बताऊंगी, आप अपने डेली मुंह में ना ऑयल पुलिंग करें, मुंह में तेल वगैरह, तिल का पाउडर बना ले, तिल का तेल ले या मुंह में भर ले। अच्छा। अपना मॉर्निंग में काम करते रहो 5-10 मिनट के लिए, मुंह के जितने भी आपके जो फेशियल मसल्स है ना, दैट विल लाइक गिव यू एक टाइटनेस फेशियल में ना। 5 मिनट का फेस योगा अच्छा, उसमें क्योंकि आप जब करते हैं ना, वो पूरा आप एक साइड से दूसरी साइड लेके जा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपके मसल्स में वही आएगा, वर्क होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप आए और आपने लेडीज की जो पूरी लाइफ साइकिल होता है उसके अलग अलग फेसेस पे आयुर्वेदा के थ्रू किस तरह से वर्क किया जा सकता है आपने बताया। वी होप कि हमारी जो लेडीज ऑडियंस है, नॉट ओनली लेडीज बट सबको इतना नॉलेज मिली होगी कि जेंट्स भी उनको हेल्प करेंगे उनकी डिफरेंट स्टेजेस पे। थैंक यू सो मच मैम। Thank you Neha for inviting me over here. I also feel grateful and pleased to come over here. Thank you.